साथियों नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसमें से 1 से लेकर के 30 तक पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे 31 से लेकर के आगे। इसमें 174 क्वेश्चन है और धीरे-धीरे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। यह है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। ये आपको बताना है जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो इसमें एक ही चीज़ ना पढ़िए, इसमें 3 चीज़ पढ़िए रोमर को छोड़ करके। सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और केल्विन हो गया। इन तीनों को समझिएगा कि कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए सेल्सियस में जो होता है सी से प्रदर्शित करते हैं सेल्सियस को और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह और बॉइलिंग पॉइंट कौन-सा होता है वह आपको जानना है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें, इसमें डिग्री लगता है सेल्सियस लिखते हैं, ठीक है? और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि क्वथनांक बोलते हैं। इसी में अगर फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो यह 32 होता है, इसमें डिग्री लगता है फ़ारेनहाइट लिख देते हैं और 212 होता है, 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तीसरा है केल्विन के से प्रदर्शित करते हैं और इसका होता है 273 कि इसमें डिग्री नहीं लगता है और 373 के होता है, 373 के, ठीक है? इनका आपसी जो होता है सॉरी इनका जो आपसी होता है संबंध होता है उसके भी बारे में समझिएगा। यह संबंध होता है जैसे आप लोग पढ़े होंगे T माइनस 0 डिग्री इसको रखते हैं, इसको और बट्टा में इन दोनों का अंतर जितना होगा, कितना अंतर है तो 100 है और बराबर में के यानी कि F माइनस 32 है, 32 यहाँ पे F से और बटा में इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर वह हो जाएगा 180। फिर उसके बाद से आपको के माइनस 273 यानी कि ये रखना पड़ता है 273 के और बटा में इन दोनों का अंतर 100 होता है। रोमर को नहीं ले रहे हैं, रोमर में भी होता है, तो उसमें भी होता है, ठीक है ना? रोमर में भी होता है। रोमर में 0 से 80 के बीच में होता है, ठीक है ना? तो उसको छोड़ दीजिए, पहले इसको ना समझें। इन्हीं तीनों में से पूछता है, रोमर का बहुत कम पूछता है। तो ये सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का आपसी संबंध होता है, इसी को आप समझिएगा। इसी में तोड़-मरोड़ करके सब लिखा जाता है, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें आता है अवदेय के जल के क्वथनांक और हिमांक ये आपको बताना है, तो 0 से लेकर के कितना यानी कि क्वथनांक यानी कि यहाँ से लेना है ना 100 से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना हिमांक हमारा, तो इसमें आंसर कौन-सा सही हो जाएगा? 100 से 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जिस तरह से यह अनुपात दिया रहता है, जैसे क्वथनांक अगर दे दिया, पहले फ्रीजिंग पॉइंट दे देता है, फ्रीजिंग पॉइंट और उसके बाद से बॉइलिंग पॉइंट देता है, तब इस तरह से लिखते, यानी कि ये वाला हो जाएगा। लेकिन यह पहले दिया है क्वथनांक, उसके बाद से फ्रीजिंग पॉइंट, तो यह क्वथनांक हो जाएगा 100 और फ्रीजिंग पॉइंट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि माइनस 273 होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु परम शून्य ताप होता है उसका, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप माइनस 273 होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है केल्विन में, तो याद रखिएगा सेल्सियस में मानव का तापमान 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 98.6 होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 होता है। इन तीनों को याद रखिएगा, केल्विन में इन तीनों को याद रखिएगा कि मानव का जो तापमान होता है इसमें यह तीनों है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 या 4 कभी-कभी आता है और 310 के होता है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। इसको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपका कोई समस्या ना आए किसी क्वेश्चन में, ठीक है? देखिए, दिया है कि कौन-सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पाठ्यक्रमों में एक समान होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। कह रहा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है दोनों मापक्रम जो होते हैं समान होते हैं किस पे तो -39 पे होता है। इसको भी याद रखिएगा, -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना? इन दोनों का आपसी संबंध जो होता है ना -39 पे होता है, ठीक है? आगे देखेंगे कि न्यूनतम संभव ताप जो होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे परम शून्य ताप वही है
न्यूनतम संभव ताप जो होता है वह -273 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको याद रखिएगा, केल्विन में जब आप फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट तो वह 273 था ना, उसी से याद रखिएगा 273 के अनुसार। ये माइनस में 273 परम शून्य ताप होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल पर किस वस्तु का तापमान 212 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अभी हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, मतलब उसमें समझाए थे कि सेल्सियस में आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसमें होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कह रहा है कि फॉरेन स्केल पर, फॉरेन समझिएगा, फॉरेन स्केल पे अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट, यह माने कोई कह रहा है कि कोई वस्तु है वह फ़ारेनहाइट में 212 है, तो उसको सेल्सियस में कितने पर होगा, यही समझिएगा कि कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। अगर आपको मान लीजिए ये सब नहीं याद है, तो एक चीज तो याद रखना पड़ेगा ना आपको, जैसे -0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 और फ़ारेनहाइट को अगर हम लोग क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट -32 और बट्टा में कितना 180, इसको भी इससे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस इसी तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे सेल्सियस हमारा मान निकालना है तो 100 हो जाएगा, और बट्टा में बराबर में यफ, यानी कि यफ कितना है फ़ारेनहाइट, तो 212 है, यहाँ पे 212 लिखा है, तो 212 और माइनस में 32 और बटा में 180। अब देखिए क्या होगा, यह जो हो जाएगा, यह जब कटेगा तो 212 में से अगर 32 निकलेगा तो 180 हो जाएगा और बट्टा में 180 हो जाएगा। इन दोनों से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि सी बट्टा में 100 बराबर 1। अब इससे पश्चांतर करेंगे तो यह हो जाएगा सी बाई 100 डिग्री सेल्सियस में, तो यही मान हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, जो हम यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे आपको बताए थे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी से होगा। आगे देखेंगे कि सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी डिग्री के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर, यही चीज वही वाला क्वेश्चन था। देखिए सेल्सियस में क्या था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था क्या फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, यह फ़ारेनहाइट है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर है कोई वस्तु का तापमान, तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, तो 32 हो जाएगा। इसको भी याद रख लीजिएगा। वही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार आएगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव शरीर का तापमान 98.4 है, तो उसके बराबर सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट में है, तो जैसे समझिएगा सेंटीग्रेड में हम लोग 37 डिग्री के आसपास निकला था, मतलब कि 37 डिग्री रहता है, और वहीं पे फ़ारेनहाइट में मनुष्य का तापमान होता है 98.6 होता है। ठीक है ना, तो अब उस 37 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि आंसर बी से हो जाएगा। देखिए ये 35.72 इतना नहीं होगा, 32 ये तो होगा ही नहीं, ये 40 होगा नहीं, बचा कौन सा, इन्हीं दोनों में से। तो ये देखिए कि कितना, बस 98.4 हो गया है, ये 98.4, यानी कि इसमें कमी हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कमी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 36.89। अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, तो टी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 और बराबर में फ़ारेनहाइट माइनस कितना 32 और फ़ारेनहाइट और बट्टा में कितना 180, इसी पे आप लोग निकालेंगे तो वह आ जाएगा। देखिए फ़ारेनहाइट यहाँ पे कितना है, तो इसका मान देखिए, इसमें सी बटा 100 हो जाएगा, तो 0 है तो उसको कोई मतलब नहीं आएगा। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट कितना था यहाँ पे, ए 98.4 था, 98.4 और -32 निकाल देंगे और बट्टा में 180 रख देंगे। ठीक है, तो इसको जब कटाएंगे ना, कभी कटा कर देखिएगा कि कितना आएगा, यानी कि 98.4 में से 32 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है ना, अब यहाँ से ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे ये जा करके 5 से गुणा करके उसको 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 66.4 इंटू 5 और बट्टा में 9 से भाग देंगे तो यह उतना आ जाएगा, यानी कि इतना। ठीक है, तो 36.89 होगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि फ़ारेनहाइट मापक्रम का पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाला पानी तापमान कितना होगा।
वह देखिए जैसे डिग्री सेल्सियस में जो होता है 0 फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि क्वथनांक होता है, उसी पे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में कौन सा होगा, तो फ़ारेनहाइट में 212 हो जाएगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह 212 है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। और इसमें एक यहाँ पे ये जो दिया है 32, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट और ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा यह और यह हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। आगे देखेंगे दिल्ली में जब जल का क्वथनांक, माने दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। आपको ये बताना है कि मसूरी में, यानी कि दिल्ली के पास ही, मतलब कि अगल बगल दिया रहा है, तो उससे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ऑप्शन बी से होगा। यह है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, फ़ारेनहाइट में डिग्रीज में होता है, और केल्विन में कितना होता है, तो 310 होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मान लीजिए किसी मानव का 60 डिग्री सेल्सियस है, तब कितना होगा फ़ारेनहाइट में, ये आपको बताना है। तो यह निकालना पड़ेगा सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र हम लोग पढ़े थे, T-0 डिग्री बट्टा में 100 और बराबर में कितना, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री बाई 180, इसी पर लगेगा। तो अगर हमारा C जो है 100 है, यानी 60 है, या 60 हो जाएगा, 60 बाई 100 और बराबर में फ़ारेनहाइट हमको निकालना है बाई 32 और बटा में 180। इस तरह से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 18 गुणे 6 हो जाएगा ना, 18 पच्चे 90, और यानी कि 108 हो जाएगा, 108 108, यानी कि 18 पच्चे 90 और 18 छक्के 108 माइनस यफ माइनस 32, ये मान हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, यफ बराबर हो जाएगा 108 और प्लस में 32 और बराबर में हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, यह कि किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए फ़ारेनहाइट सेल्सियस में इतना नहीं होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट ये होगा ना, ये होगा नहीं, यानी कि 98 के पास है, यानी कि 98.6 होता है, तो इसको याद रखिएगा 98 जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके नज़दीक में, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी जो, देखिए क्या होता है ना कि जल का जो होता है विशिष्ट ऊष्मा जो होता है अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, यही है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, यानी कि वह कुचालक होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए से हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, उसका कारण क्या है, तो उसमें अचानक ही गिलास का जो विस्तार हो जाता है, जैसे देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो वह फैलता है, उसी के हिसाब से वह टूट जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, वह विस्तृत हो जाता है, यानी कि विस्तारित हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, पानी का घनत्व जो होता है ना, घनत्व पूछ रहा है। जैसे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से आप नीचे जाएंगे, मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे, तो सबसे ज्यादा ताप जो होता है अधिकतम, मतलब कि घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, अधिकतम जो होता है घनत्व सॉरी अधिकतम घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। यानी कि अगर वह 100 से नीचे आएगा तो 4 डिग्री पे उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा, घनत्व ज्यादा होगा और आयतन कम हो जाएगा, सबसे कम, उसके बाद से फिर बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बर्फ का टुकड़ा है, वह उसका आयतन जो होगा, बर्फ का टुकड़ा पानी की अपेक्षा जो क्या होता है, आयतन पानी की अपेक्षा आयतन अधिक होता है, ठीक है। इसलिए कारण क्या है कि उसका घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो आयतन पूछ रहा है, घनत्व नहीं पूछ रहा है। इन दोनों में अंतर होता है, जब घनत्व अधिक होगा तो आयतन अधिकतम कम होगा, अगर घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन उसका उसी मात्रा को अगर कहीं जिसे रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है, उसका आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर जिसे घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा,
अगर उसी पानी को बर्फ बना दिया जाए तो उसका आयतन घनत्व बढ़ जाएगा, उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस के पास जाते हैं तब क्या होगा? तो यहाँ पे इसका देखिए क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन जो होगा, घनत्व तो अधिक होगा तो आयतन क्या होगा पहले? पहले आयतन कम होगा। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे पहले उसका आयतन कम होगा इसलिए कि घनत्व तो अधिक होगा तब। उसके बाद से वह फिर बाद में बढ़ जाता है आयतन। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले कम होता है फिर उसके बाद से बढ़ जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि जल को 0 डिग्री से 10 देखिए वही क्वेश्चन को बदल दिया है। यह क्वेश्चन था 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में बदलता है। तब क्या होता है कि पहले कम होता है आयतन, उसके बाद से बढ़ जाता है। अब उसके बाद से यदि कोई माने जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया तब क्या होगा? उसमें क्या होता है आयतन 4 डिग्री में सबसे अधिक मतलब सबसे कम भी बढ़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि 10 डिग्री से अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री पर लेकर आते हैं तो क्या होगा यहाँ पे उसका आयतन यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। उसके बाद से यानी कि फिर बढ़ेगा। तो कम होकर के फिर बढ़ेगा यानी कि इसका आयतन जो है 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। यानी कि आप ये याद रखिएगा कि अधिकतम जो डिग्री सेल्सियस में कि 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होता है तो इसका आयतन कम होगा। ठीक है? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। इस 4 डिग्री को याद रखिएगा इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है। 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस 10 सेल्सियस में अगर माने कि जल को ठंडा या गर्म किया जाता है तो इसी चीज को बनाया गया है इसलिए कि यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक घनत्व होता है, आयतन कम होता है। ठीक है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। दिया है कि साइकिल में ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? इसका कारण है कि जो भी इसमें जैसे कि उसमें प्रसार होता है, गैस का प्रसार बढ़ता है जब गर्म होता है तो वो फट जाएगा। फिर अब दिया है कि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण बहुत रबड़ कमजोर हो जाता है, गर्मी के कारण कड़ा हो जाता है और हवा, यानी कि इसका आंसर डी से हो जाएगा। ठीक है? उसमें क्या होता है कि ये याद रखिएगा जब गर्म होता है तो उसका प्रसार बढ़ जाता है, प्रसार बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है परंतु चौड़ाई नहीं। और चौड़ाई क्या होगी? कह रहा है कि लंबाई बढ़ जाती है और परंतु चौड़ाई क्या होगा? अप्रभावित रहेगा, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित रहेगी। देखिए कोई भी चीज को अगर गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रसार होगा तो उसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसलिए कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन का समय जो होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि लोलक की घड़ियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो सुस्त होने का कारण क्या है कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि उसका दोलन में लगा हुआ समय जो है वो भी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धातु की गेंद को अंदर कठोर है, मतलब कि एक धातु है ठोस गेंद के अंदर कठोर है, जब उसे धातु को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो बढ़ेगा आयतन। ऑप्शन इसे हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। इसका कारण है कि जब बोतल में पानी जो होता है उसका आयतन कम होता है, जब वो उसी पानी को जैसे कि बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, घनत्व घनत्व जो होता है कम होने लगता है तो आयतन बढ़ने लगेगा जिसके कारण से वह टूट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जमने से फैलता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। देखिए हिमांक से सिकुड़ता नहीं है, हिमांक से बढ़ता है पानी, जब वह हिमांक में आता है तो वह बढ़ने लगता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी के कारण से वह बोतल फट जाता है। ऑप्शन ई से हो जाएगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी के पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो वही ठंड के जैसे कि जब वह फ्रीजिंग पॉइंट अगर फ्रीजिंग माने उसमें हिमांक होगा यानी कि वो बर्फ बनेगा तो वह आयतन बढ़ेगा जिससे कि वह फैलता है तो वह फट जाता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। दो रेपटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, उसका कारण क्या है कि जब वह रेल फैलती है तो उस गैप को संकुचित कर लेता है यानी कि बराबर कर लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसे हो जाएगा, बी से हो जाएगा। एक याद रखिएगा गर्मी में वह फैलता है और जाड़े में वह सिकुड़ता है, इसी के चलते वह वहां पे गैप रखा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा सतह का जल का तापमान क्या होगा? तो ये आपको बताना है तो उस समय 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन डी से हो जाएगा। शीतकाल में जब ठंड में जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव जीवित रहते हैं,
उसका कारण क्या है कि ऊपरी सतह बस बर्फ से जम जाता है, लेकिन निचली सतह जो है वह नहीं जमता है। इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, आगे देखेंगे कि ऊष्मा के संचरण की विधि है। ये आपको बताना है कि ऊष्मा के संचरण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है हीट या ऊष्मा, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उपयुक्त सभी से जाता है। अब इसमें ठोस में अलग होता है, ठोस से वायु में अलग होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन यह सभी है चलन, संवहन, विकिरण सभी होते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा के संचरण के किस विधि से में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं आते हैं? तो उसका कारण है चालन से, यानी कि ऊष्मा के संचरण के किस विधि से में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन में, यानी कि यह ठोस में हो जाएगा ना, ठोस में। विकिरण से जो हमारे वायुमंडल होता है, वायुमंडल विकिरण के द्वारा गर्म होता है, और इसमें जो कह रहा है कि एक स्थान, जैसे एक अणु है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, उसमें हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यह ठोस में होता है। दिया है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? दिया है कि गैस, द्रवों तथा गैसों में, यानी कि द्रवों और गैसों में जो होता है वो किस विधि के कारण से होता है? तो वो संवहन के कारण से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह जो होता है चालन जो होता है ठोस में होता है, यह जो होता है द्रव और गैस में होता है, और इसमें जो होता है इसमें भी गैस होता है। विकिरण जो होती है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, यह विकिरण के द्वारा हमारी वायुमंडल गर्म होता है, इसमें भी गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कि ऑप्शन बी सही होगा। और विद्युत के तली में पानी गर्म होता है किसके कारण से? तो संवहन के कारण से होता है। ठीक है, विद्युत जो होता है यानी कि द्रव और गैस के कारण से यानी कि संवहन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।